जो हुक्म बॉस। लेकिन लाश को इधर से उधर करना कानूनन जुर्म है। तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं किसी लाश को इधर से उधर करने की बात कर रहा हूँ? हालांकि मुझे अपने अनुमान पर पूरा यकीन है, फिर भी मैं मान लेता हूँ कि मामला किसी लाश का नहीं है। आपने जो भी चीज़ कार में छोड़ी है वो डिक्की में बंद है, और ये कतई ज़रूरी नहीं है कि कार का मालिक हरबंस लाल आज रात डिक्की खोलेगा ही। फिर हमारे लिए आज रात ही उस कार को चुराना ज़रूरी क्यों है, जो चंद घंटे पहले भी न सिर्फ चुराई गई थी, बल्कि उसकी वजह से तो आप भी मुसीबत में पड़े थे। अजय ने उसे घूरा। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते? ऐसी बात नहीं है बॉस। आप अच्छी तरह जानते हैं, आपके एक इशारे पर मैं जान तक दे सकता हूँ। फिर क्या दिक्कत है? दरअसल मेरे विचार से आज रात के बजाय ये काम कल करने में ज़्यादा सहूलियत रहेगी, क्योंकि कल वो अपने काम पर जाएगा और कार अपने घर के स्थान पर किसी पार्किंग लॉट में खड़ी करेगा। वहाँ से उस कार को चुराना ज़्यादा आसान रहेगा, और उस चीज़ को निकालना भी जो आप उसमें रखी छोड़ आए हैं। लेकिन अगर सुबह काम पर जाते वक्त अगर उसकी कार का टायर पंचर हो गया तो क्या होगा? और ज़रूरी है कि सुबह वो काम पर जाएगा ही? अगर जाएगा तो अपनी कार में ही जाएगा। विमल के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो चुप ही रहा। हो सकता है कार को वो घर में ही छोड़ जाए, फिर उसकी बीवी कार लेकर शॉपिंग पर चली जाए और इतना सामान खरीद ले कि उसे सामान डिक्की पर रखने की ज़रूरत पड़े। और अगर बाजार में उसने डिक्की खोली तो हंगामा ही मच जाएगा, और साथ में मेरा भी पुलंदा बन जाना तय है। क्यों? डिक्की में बंद लाश से आपका रिश्ता होना कैसे साबित किया जा सकता है? अजय ने इस दफ़ा ऐसा जाहिर नहीं किया कि डिक्की में लाश नहीं थी। अनाड़ियों जैसी बातें मत करो। लाश के साथ मेरा रिश्ता कायम करने के लिए पुलिस के पास काफ़ी सबूत है। वो लोग जानते हैं वो कार आज रात मेरे कब्जे में रही थी, और इस बात को भी साबित किया जा सकता है कि हरबंस लाल के घर के सामने से चोरी हो जाने के बाद वो कार मेरे ही अधिकार में थी। इस बारे में आमतौर पर पुलिस वालों की क्या राय है, और इससे तो तुम भी नावाकिफ तो नहीं हो। कार की डिक्की से लाश बरामद होने की बात को, इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए सोचो। मैं मानता हूँ ये सब किसी बात के ठोस सबूत नहीं है, लेकिन पुलिस के मेरी छाती पर आ चढ़ने के लिए ये अपने आप में तगड़ी वजह है। और साथ ही इस बात के भी साफ सबूत हैं, इस लाश के बारे में मुझे काफ़ी जानकारी है। इसमें भी मैं नहीं समझता कि आप पर कोई बड़ी मुसीबत आएगी। आपकी बातों से इस सिलसिले की जो तस्वीर मेरे दिमाग में बनी है, उससे जाहिर है जब आप घटनास्थल पर पहुंचे वो आदमी मर चुका था। और अगर ये साबित हो भी गया कि कार में लाश आपने रखी थी, तब भी ये कोई संगीन जुर्म तो बनेगा नहीं। अजय ने ताज़ा सिगरेट सुलगा लिया। तुम्हारी बात काफ़ी हद तक सही है, वो सर हिलाकर सहमति देता हुआ बोला। अगर मैं सब कुछ उसी ढंग से बता दूं जैसा कि हुआ है, जो बहुत मुमकिन है, कोई संगीन इल्ज़ाम मुझ पर नहीं लगा सकेगा, और जो इल्ज़ाम लगेगा उससे मैं बच भी जाऊंगा। लेकिन इसमें एक बड़ी भारी गड़बड़ भी है। क्या? अजय ने सिगरेट का गहरा काम लेकर ढेर सारा धुआं उगला। खुद को बचाने के लिए मुझे मृतक के बारे में वो सब कुछ बतलाना पड़ेगा जो मैं जानता हूँ। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? 2 मासूम जिंदगियां तबाह हो जाएगी। अब तुम खुद ही बताओ, क्या मैं अपनी जान बचाने की खातिर उन्हें तबाह हो जाने दूं, जिन्होंने आंख मीच कर मुझ पर विश्वास किया है? विमल को जवाब देना ना पाकर उसने कहा, नहीं विमल, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकता। हमारे सामने उस कार को चुराने के अलावा और कोई चारा नहीं है। हमें ये काम करना ही होगा। ठीक है, मंजूर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किया कैसे जाए। अजय ने विचारपूर्वक कहा, फिर अपनी रिस्ट वॉच पर दृष्टिपात करते हुए बोला, 11 बज चुके हैं। ज़रा कार का ट्रांजिस्टर ऑन करो, शायद लोकल न्यूज़ से कोई खबर हमारे मतलब की हो। विमल ने ट्रांजिस्टर ऑन करके लोकल स्टेशन लगा दिया। रेडियो न्यूज़ रीडर की आवाज़ कार में उभरने लगी। दैनिक समाचार पत्र थंडर के प्रेस रिपोर्टर अजय कुमार को मामूली कार दुर्घटना के बाद पुलिस ने हरबंस लाल नामक एक आदमी की कार चुराने और पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश करने के जुर्म में गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उसकी निजी जमानत के आधार पर उसे छोड़ दिया गया है। अजय ने हाथ बढ़ाकर ट्रांजिस्टर का स्विच ऑफ कर दिया।
लगता है हालात अभी इतने ख़राब नहीं हुए हैं जैसे कि नज़र आते हैं। फिर संक्षिप्त मौन के बाद पूछा, उस कार के मालिक का एड्रेस क्या है विमल? विमल ने साइड में कार रोक कर जेब से अपनी नोटबुक निकाली। 228 मानिकलाल रोड। उसने एड्रेस बताकर पूछा, वहीं चलना है? हाँ। नोटबुक वापस जेब में रखकर विमल पुनः कार ड्राइव करने लगा। अब तो आपको बताने में ऐतराज़ नहीं है कि इस बखेड़े में आप कैसे फंसे? सर नहीं, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि ब्रजेश बरुआ की फ्रेंड ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। ब्रजेश बरुआ की उस फ्रेंड का नाम? कांता सभावाल। इस वक्त वो है कहाँ? मेघदूत होटल में एक स्वीट में ठहरी है। उसने फ़ोन पर अपना परिचय देते हुए बताया कि उसके बेडरूम में एक आदमी की लाश पड़ी है। फिर ब्रजेश बरुआ की फ्रेंड होने की दुहाई देते हुए मुझसे मदद की अपील करने लगी। बेडरूम में लाश? विमल ने पूछा। इसका मतलब कांता ने उस आदमी की हत्या कर दी थी? नहीं नहीं, हत्या उसने नहीं की थी। फिर किसने की? उसकी बेटी ने। बम्बई आने के बाद कांता सीधा होटल पहुंची। वहां उसकी बेटी हफ्ते पहले से ठहरी हुई थी, जो उसे बेडरूम में लाश पड़ी मिली। अजय ने जानकारी देते हुए कहा, उसकी बेटी बहुत ही प्यारी लड़की है। इस इतवार को उसकी शादी होनी है। वो इस घटना से इतनी ज़्यादा डर गई कि अपनी मम्मी के नाम चिट्ठी छोड़कर होटल से भाग गई। और ये सब आपको उसकी माँ ने बताया? हाँ, मैंने खुद भी चिट्ठी पढ़ी थी। इस वक्त तो वो चिट्ठी मेरे ही पास है। लड़की को अपनी जान बचाने की खातिर उस आदमी को शूट करना पड़ा था। वो आदमी उसकी माँ से मिलने स्वेट में पहुंचा था, जो कि तब तक बम्बई से वहाँ नहीं पहुंची थी। लड़की अकेली थी, आदमी नशे में था। अचानक उसने लड़की को दबोच लिया, गला दबाने लगा। इत्तेफाक से लड़की के हाथ में रिवॉल्वर आ गई और उसने उस आदमी को शूट कर दिया। तो ये तो सर सीधा सीधा सेल्फ डिफेंस का ओपन एंड शट केस है। हाँ, और मैं समझता हूँ कोई भी जज उसे गुनाहगार ठहराने के बजाय बाइज्जत बरी कर देगा। तो फिर आपने खुद को इस झमेले में फंसा क्यों लिया? क्योंकि जिस आदमी को लड़की ने शूट किया वो उसका बाप था। क्या? विमल के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित असमंजसतापूर्ण भाव उत्पन्न हो गए। यानी लड़की ने अपने बाप को ही मार डाला? हाँ, बदकिस्मती से लड़की को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये आदमी उसका बाप था। वो आदमी लड़की की पैदाइश से पहले ही उसकी माँ को छोड़कर चला गया था। लड़की ने तो कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी। अब तुम्हारी समझ में आया असल में ये मामला कितना पेचीदा है। तुम्हारे विचार से क्या इस लड़की को ये सच्चाई बता देना मुनासिब होगा कि वो अपने बाप की हत्यारी है? ख़ास तौर पर उस सूरत में जबकि 4 दिन बाद उसकी शादी होने वाली है। सच्चाई जाने के बाद वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकेगी। क्या उसे बाप की हत्यारी होने का अपराध बोध हर पल सताता नहीं रहेगा? और बड़ी बात है कि इस वजह से अगर वो पागल हो जाए या फिर कोई खुदकुशी भी कर डाले, ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन क्या लड़की को कभी इस बात का पता नहीं चल सकेगा? नहीं, बशर्ते कि हम लाश को वापस पाकर मेघदूत होटल से काफ़ी दूर कहीं ठिकाने लगाने में कामयाब हो जाते। ये बड़ी लंबी और पेचीदा कहानी है और ये काम झमेले वाला होने के साथ साथ खतरनाक भी है। लेकिन मुझ पर यकीन करो, ऐसा हो जाने पर इस बात की उम्मीद नहीं के बराबर है कि लड़की को अपने बाप के इस अंजाम के बारे में कभी पता चल सकेगा। विमल कुछ नहीं बोला। वो खामोशी से कार ड्राइव करता रहा। दूसरी ओर अगर मैं लाश को होटल के कमरे में ही पड़ी छोड़कर पुलिस को फ़ोन कर देता तो अब तक तो ये बात खुल चुकी होती। अजय ने कहना जारी रखा। सुबह के अखबारों में मुख्य पृष्ठ पर बड़ी बड़ी सुर्खियों देकर ये खबर छप जाती। फिर लड़की की तो शादी टूटी जानी थी और साथ में माँ बेटी ने उस जिल्लत और रुसवाई को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से शायद खुदकुशी ही कर लेती वो दोनों। मैं समझता हूँ मैंने गलत नहीं किया। उन हालात में हर समझदार, संजीदा और दुनियादारी के मामलात में तजुर्बेकार आदमी ने वही करना था जो मैंने किया। वह सीट में और ज़्यादा आराम से पसर गया। तुम्हें शायद सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन असलियत ये है कि इस सिलसिले में मुझे भी बड़ा पूरा मज़ा आ रहा है। कार की डिक्की में लाश बंद थी। फिएट वाले ने टक्कर मार दी। उसकी कनपट्टी पर घूसा जमा कर मैं भागने ही वाला था कि पुलिस आ पहुंची। मैंने रिश्वत देकर मामला रफा दफा करना चाहा। मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया गया और वहाँ पता चला जो कार मेरे कब्जे में थी वो तो चोरी की कार थी। मुझे हथकड़ियाँ लगा दी गईं।
सब कुछ जितना अप्रत्याशित था उससे कहीं ज़्यादा रोमांचक था। सर पर कच्चे धागे में बंधी तलवार की तरह हर पल मुझे ये आशंका सता रही थी, अगर किसी वजह से डिक्की खोल दी गई तो क्या होगा। कार मानिकलाल रोड पर पहुंच चुकी थी। हम मंजिल के बहुत करीब आ पहुंचे हैं बॉस, विमल ने स्पीड बहुत ही कम करते हुए उसे सूचना दी। वो रिहायशी इलाका था। सुनसान प्राय सड़क के दोनों ओर पुराने लेकिन अच्छे कोठीनुमा मकान मौजूद थे। अधिकांश मकानों से प्रकाश का कोई चिन्ह बाहर नहीं आ रहा था। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में दोनों ओर बने मकानों के गेट्स पर पड़े नंबरों में वे 228 नंबर की तलाश में निगाहें दौड़ा रहे थे। बाईं ओर अगला मकान है बॉस, वहाँ खासी रोशनी भी है। लगता है कार वापस मिल जाने की खुशी में वो लोग जश्न मना रहे हैं। अजय अपनी साइड की खिड़की के पास बैठा गौर से बाहर देख रहा था। विमल मकान के सामने रुकने का उपक्रम किए बगैर बहुत ही धीमी रफ्तार से कार आगे गुजार कर ले गया। अजय को वो एम्बेसडर ना तो मकान के सामने कहीं दिखाई दी और ना ही बंद गेट से परे छोटे से ड्राइववे पर। गेट के ठीक सामने मकान के पहलू में बने गैराज का दरवाज़ा भी खुला हुआ था, मगर एम्बेसडर वहाँ भी नहीं थी। विमल भी ये सारी बातें नोट कर चुका था। कार तो यहाँ नहीं है बॉस। मैं भी देख चुका हूँ। तुम मोड़ पर कार रोककर लाइट्स ऑफ कर दो। और अजय ने कहा, हरबंस लाल चला गया। शायद कहाँ गया होगा वो तो मुझसे पहले ही पुलिस स्टेशन से चला आया था। हो सकता है कार का टायर पंचर हो गया हो। विमल ने गंभीरतापूर्वक संभावना व्यक्त की। व्हील चेंज करने के लिए उसने डिक्की खोली हो, फिर वहाँ लाश मौजूद पाकर उसने फौरन पुलिस को इत्तला दे दी और अब पुलिस सारे शहर में आपको ढूंढ रही हो। और मकान से करीब 100 गज के फासले पर सड़क के किनारे खड़े एक घने पेड़ के साए में कार रोक दी। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, अजय ने कहा, लेकिन हम कुछ देर यहीं रुककर इंतज़ार करते हैं। अगर वो जल्दी में आ जाता है तो यहाँ से चले जाएंगे और 1.5-2 घंटे बाद जब वो सो चुका होगा वापस आकर अपना काम करने की कोशिश करेंगे। विमल कुछ नहीं बोला। दोनों खामोश बैठे इंतज़ार करते रहे। पीछे हरबंस लाल के एक मंजिले मकान से रोशनियाँ पूर्ववत बाहर आती नहीं, लेकिन मकान के अंदर क्या हो रहा था इसका कोई संकेत नहीं मिल पा रहा था। करीब 15 मिनट बाद ही अजय का धैर्य जवाब देने लगा। इस तरह कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, यहाँ सारी रात भी बैठे रहना पड़ सकता है। मेरा तो यही ख्याल है। विमल इग्निशन ऑन करते हुए बोला, हमें यहाँ से चल देना चाहिए। आगे बढ़ाओ तुम कार। विमल ने वैसे ही किया। हमें एक्शन में आना होगा। क्या मतलब? तुम इस ब्लॉक का चक्का लगाकर मकान के ठीक सामने कार रोको, अजय शांत स्वर में बोला, और अंदर जाकर उस एम्बेसडर के बारे में पूछताछ करो। मैं? हाँ तुम। भाई तुम एक प्रेस रिपोर्टर हो। कार ड्राइव करता विमल चकराया। लेकिन मेरे पास बहाना क्या होगा? अरे बहाने की ज़रूरत ही क्या है? सीधी बात करना हरबंस लाल से। उसकी चोरी गई कार के सिलसिले में मिलना चाहते हो कि कैसे कार चोरी हुई, फिर इतनी जल्दी कैसे मिल गई? इसमें अजीब लगने जैसी कौन सी बात है? उसकी पत्नी से पूछना वो कहाँ गया है और कब तक वापस आएगा। अजय की हिदायत के मुताबिक विमल धीमी रफ्तार से ब्लॉक का चक्कर लगा रहा था। और अगर खुद हरबंस लाल ही घर में मिला तो, और कार को कहीं और छोड़ आया हो या फिर अपने किसी दोस्त को दे दी तब, तो फिर पता लगाना कार है कहाँ। किस आधार पर? उसे गोली देना। तुम्हें मेरी यानी अजय कुमार की इस कहानी पर यकीन नहीं है कि कार किसी और ने चुराई थी और फिर उसने मुझे दे दी थी, इसलिए तुम कार का मुआयना करके फिंगरप्रिंट्स चेक करना चाहते हो ताकि इस कहानी को झूठा साबित किया जा सके। आपको लगता है वो इस गोली को निकल जाएगा? अजय मुस्कुराया। निकलने की बात करते हो, फ़ौरन पचा भी जाएगा। तुम नहीं जानते, पुलिस स्टेशन में वो सिर्फ इस बात पर मुझसे बेहद खफा था कि मुझे हवालात में क्यों नहीं बंद कर दिया गया। लेकिन इसमें एक बड़ी भारी गड़बड़ है बॉस। क्या? वो जरूर जान गया होगा कि आप थंडर के रिपोर्टर हैं। जाहिर है अपना परिचय देने के बाद उसका विश्वास पाने के लिए मुझे भी थंडर का ही अपना टेम्परेरी प्रेस कार्ड दिखाना पड़ेगा, और इस हालत में क्या वो मुझ पर शक नहीं करेगा? अरे इसका भी इलाज है। मेरे बारे में खरी खोटी सुनाकर उसके दिमाग में तुम ये बात बिठा देना कि मेरी ऊटपटांग हरकतों की वजह से
मुझे थंडर की नौकरी से निकाला जा चुका है। विमल ने सहमति सूचक सा हिला दिया। ब्लॉक का चक्कर लगाने के बाद उसने हरबंस लाल के मकान के सम्मुख कार रोककर इग्निशन समेत लाइट्स ऑफ कर दी। एम्बेसडर की वहाँ मौजूदगी का अभी भी कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा था। अलबत्ता मकान के अंदर पूर्ववत रोशनी थी। ओके बॉस, आई एम गोइंग टू ट्राई। विश यू गुड लक, अजय बोला। अगर कोई और कार आकर रुकती है तो मैं सीट के नीचे फर्श पर झुक जाऊंगा। विमल चुपचाप कार से उतरा और दरवाज़ा बंद करके मकान की ओर बढ़ गया। अजय कार में रहकर इंतज़ार करने लगा। विमल गेट से गुजरकर प्रवेश द्वार पर पहुंचा। डोरबेल पुश दबाने के करीब 1 मिनट बाद दरवाज़ा खोला गया। दरवाज़ा खोलने वाली स्त्री की उम्र करीब 42 वर्ष की थी। गेहुआ रंग, औसत कद, इकहरा जिस्म और कनपट्टियों पर झांकती सफ़ेदी। उसके नैन नक्श साधारण थे। वह ड्रेसिंग गाउन पहने हुई थी। कुल मिलाकर वो अच्छी, मिलनसार औरत और कुशल गृहिणी प्रतीत होती थी। विमल को देखकर पहले तो उसने पलकें झपकाई, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। फिर जब उसे यकीन हो गया कि आगंतुक अपरिचित था तो वह अपरिचित ढंग से तनिक मुस्कुराई। जी, आप मिस्टर हरबंस लाल की पत्नी हैं? विमल ने शिष्ट स्वर में पूछा। जी हाँ, आप उनसे मिलने आए हैं? जी। स्त्री दरवाजे से एक और हट गई। आइए अंदर। विमल एक संक्षिप्त पल के लिए मन ही मन सकपकाया, फिर उसकी बगल से गुजरकर भीतर दाखिल हो गया। स्त्री ने दरवाज़ा पुनः बंद कर लिया। वह विमल को साथ लेकर सादा मगर सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाए ड्राइंग नुमा कमरे में पहुंची। मैं असल में थंडर का रिपोर्टर हूँ। और आपके पति कहाँ हैं? क्या वो सो रहे हैं? नहीं, इस वक्त तो वो घर पर नहीं है, लेकिन बस आने ही वाले होंगे। आप तशरीफ़ रखिए ना। विमल ने बैठने का कोई उपक्रम नहीं किया। मैंने खामखा बेवक्त आकर आपको तकलीफ़ दी, सॉरी इस बात के लिए। लेकिन बाय द वे वो कहाँ है? पता नहीं मुझे। पुलिस ने फ़ोन पर इत्तला दी थी कि हमारी चोरी हो गई कार का पता चल गया है। इसी सिलसिले में करीब 1.5 घंटे पहले वो गए थे। आप उसी के बारे में बात करने आए हैं ना? जी हाँ हाँ, मैं आपकी चोरी गई कार के सिलसिले में ही उनसे मिलने आया हूँ। ताज्जुब है, वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचे? जबकि पुलिस स्टेशन से तो वो करीब घंटा भर पहले कार लेकर निकल चुके थे। अच्छा, तो वो बस आने ही वाले होंगे। आप अगर इंतज़ार करना चाहते हैं तो आप बैठ जाइए। विमल खड़ा ही रहा। एतराज़ ना हो तो इस बारे में मैं आपसे 2-4 सवाल पूछ सकता हूँ? पूछिए। ऐतराज़ की तो इसमें कोई बात ही नहीं पैदा होती। मैं बरसों से थंडर की नियमित पाठिका हूँ। मुझे तो जानकर बड़ी खुशी हुई है कि आप मेरे फेवरेट पेपर के रिपोर्टर हैं। थैंक यू। लाल जी को कब पता चला कि उनकी कार चोरी हो गई? पुलिस का फ़ोन आने पर। चोरी जाने से पहले कार खड़ी कहाँ थी? यहीं घर के सामने। जब पुलिस का फ़ोन आया तो मेरे पति को तो यकीन ही नहीं आया। फिर वो दौड़कर बाहर गए तो कार सचमुच वहाँ नहीं थी। वापस अंदर आकर उन्होंने फ़ोन पर बताया कि कार वाकई चोरी हो गई थी। हम तो सोच तक नहीं सकते थे कि कभी ऐसा हो भी जाएगा। हमारे इलाके में इस किस्म की पहली वारदात है। खैर, कुछ देर बाद पुलिस की जीप आई और कार की शिनाख्त कराने के लिए वो लोग मेरे पति को साथ ले गए। अब समझ में नहीं आता वो अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे। आप बैठ जाइए ना प्लीज़। आप कुछ लेंगे, ठंडा या गर्म? विमल खड़ा ही रहा। हाँ जी, नहीं धन्यवाद। उसकी निगाहें यूं ही कमरे में चारों ओर घूम रही थी। वो सोच रहा था कि इंतज़ार करना बेकार था। मैं समझता हूँ इंतज़ार करने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। क्यों? आप आ ही गए हैं तो उनसे मिलकर ही जाइएगा। पता नहीं उन्हें कहाँ और किस वजह से देर हो गई है, इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो कब तक लौटेंगे। सहसा विमल मन ही मन तनिक चौंका। कमरे में इधर उधर घूमती उसकी निगाहें मेंटल पीस पर रखे माउंट बनाकर गत्ते पर चिपकाए गए पोस्टकार्ड साइज फोटो पर जा टिकी थी और फिर वहीं जमकर रह गई थी। किसी पार्क में खींची गई उस फोटो में एक युवती स्वयं से कई साल बड़े युवक के साथ खड़ी थी। फोटो में मौजूद युवती निश्चित रूप से हरबंस लाल की पत्नी थी। फोटो खींची जाते समय उसकी उम्र हालांकि करीब 25 साल रही होगी, जबकि इस समय वह कोई 42-1 साल की नजर आती थी। मगर करीब 15 साल का वक्फा गुजर जाने के बाद भी उसके चेहरे मोहरे में खास तब्दीलियां नहीं आई थी।
लेकिन फोटो में मौजूद उसके बगल में खड़े युवक ने विमल को चकरा दिया था। युवक का चेहरा उसे परिचित सा लग रहा था। कम से कम इतना तो निश्चित था कि वो फोटो हरबंस लाल की नहीं थी, जिससे वह पुलिस स्टेशन में घंटे भर पहले ही मिला था। ये फोटो किसकी थी? विमल को याद नहीं आ रहा था, लेकिन वो यकीनी तौर पर कह सकता था कि उस आदमी की शक्ल पहचानी सी लगती थी। या तो वो हाल ही में इस आदमी से मिला था या फिर इसकी तस्वीर कहीं देखी थी। चेहरा याद रखने के मामले में विमल को खुद पर पूरा भरोसा था कि वो धोखा नहीं खा सकता था। अक्सर खबरों में रहने वाले लोगों की तस्वीरें देखते रहकर उनकी शक्लें तो आम अखबार पढ़ने वाले भी पहचानने लगते थे, लेकिन इस मामले में विमल की याददाश्त इतनी तेज थी कि 5-7 साल पहले अखबारों में छपी तस्वीर वाले व्यक्तियों की शक्ल भी उसे याद रह जाती थी। उसकी छठी हिस्स सक्रिय हो गई थी। वो ऐसा महसूस कर रहा था कि उस फोटो की वहाँ मौजूदगी का मतलब है कोई भारी गड़बड़। अचानक उसे स्वयं पर खींच आने लगी। इस फोटो में मौजूद आदमी को वो पूरी तरह क्यों नहीं पहचान पा रहा है? कौन था वो आदमी? कब और कहाँ उसने उसे देखा था? उसने अपने दिमाग पर पूरा जोर डाला तो भी सिर्फ इतना ही याद आ सका कि उस चेहरे को उसने देखा ज़रूर था, हाल ही में देखा था और किन्हीं खास हालत में देखा था। उस आदमी के बारे में जानने की उसकी उत्सुकता धीरे धीरे बढ़कर अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगी। परगट में लापरवाही जाहिर करता हुआ वो तस्वीर के सामने जा खड़ा हुआ। ये आपके पति की फ़ोटो है? उसने जानबूझकर अनजान बनते हुए स्त्री से पूछा। नहीं, ये मेरा भाई है, हरी। विमल बड़ी गौर से युवक को फोटो देख रहा था। आपका भाई? आप दोनों के चेहरों में काफ़ी फर्क है, लेकिन आपके बताने पर मुझे भी अब आप दोनों में पारिवारिक समानता नज़र आ रही है। आपके भाई साहब कहाँ रहते हैं? यहीं विराटनगर में? नहीं, दरअसल वो बेहद मूढ़ी किस्म का आदमी है, किसी एक जगह टिक कर रह ही नहीं सकता। तो आजकल कहाँ है? यहीं। वो मुद्दत बाद आया है। बरसों से ना तो उससे मेरी मुलाकात ही हुई थी और ना ही उसकी कोई खबर मुझे मिली थी। फिर आज अचानक आ पहुंचा। उसकी हालत इतनी खस्ता थी कि 2 वक्त के भरपेट खाने तक का जुगाड़ नहीं था उसके पास। प्रत्यक्ष था सामान्य और शांत नजर आते विमल के मन में संदेह का बीज अंकुरित होने लगा था। आपकी बातों से लगता है बड़े दिलचस्प आदमी है आपके भाई। वो पुनः लापरवाही जाहिर करते हुए बोला। दिलचस्प तो खैर वो नहीं है, बस हमारा खून का रिश्ता है। बहन के मन में अपने बुरे से बुरे भाई के लिए भी प्यार बना ही रहता है ना। स्त्री गहरी सांस लेकर बोली। और जहाँ तक मेरे भाई हरी का सवाल है, उसकी तो फितरत बड़ी अजीब है। कोई नहीं बता सकता वो कब क्या कर गुजरेगा। बरसों तक पता नहीं वो कहाँ रहा, क्या करता रहा और फिर अचानक खोटे सिक्के की तरह आ गिरा। मुझे तो डर था उसे देखते ही मेरे पति अकड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगता है जीजा सालमी में खांसी पड़ गई है। आपके भाई सब यहीं ठहरे रहे हैं? हाँ, और कहाँ जाएंगे? अब तक की बातचीत से स्पष्ट था कि स्त्री बातूनी स्वभाव वाली थी। फिर भी इस अनावश्यक पूछताछ से उसे संदेह करने का मौका विमल नहीं देना चाहता था। आपके भाई साहब इस समय सो रहे लगते हैं। वो मन ही मन कुछ तय करते हुए सोफा चेयर पर बैठता हुआ सहज स्वभाव में बोला। मैं सोच रहा हूँ आपके पति के लौटने का इंतजार करते हुए उन्हीं से बातचीत की जाए। मुमकिन है कार चोरी जाने के बारे में उनसे मुझे कुछ जानकारी मिल जाए। लेकिन वो भी तो घर में नहीं है। कहाँ गए? पता नहीं। दोनों जीजा साला ने शाम बाहर ही गुजारनी थी। 5 बजे घर से चले गए थे। उन्होंने लिंक रोड पर स्टैंडर्ड बार कम रेस्टोरेंट में जाना था। मेरे पति को पीने का कोई खास शौक नहीं है। वो तो करीब 6:30 बजे घर लौट आए और बताया कि मेरा भाई सारी शाम एंजॉय करने के मूड में था। मुझे इस पर थोड़ा गुस्सा आ गया, क्योंकि मुझे पता था हरी के पास 50 रुपये से ज़्यादा तो होंगे नहीं। जाहिर था मेरे पति ने उसे खर्चने के लिए ज़रूर पैसे दिए थे और मेरा नकारा भाई वो तो शराब में उड़ाने के लिए पैसा उसे मिल जाए कहीं से बस। और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरे पति ने हंसते हुए बताया उन्होंने सिर्फ 200 रुपये उसे दिए थे और 200 की मामूली रकम से कोई फ़र्क हमें पड़ने वाला नहीं था। फिर मेरे पति ने बताया कि हरी को कुछ और लोग मिल गए थे, वो ही उसे पिला रहे थे। मेरे पति का कहना था कि हरी 10 बजे तक वापस आ जाएगा, लेकिन अभी तक लौटा ही नहीं। मेरा ख्याल है उसके साथ ही अभी भी उसे कुछ पिला रहे हैं। अरे वही शराब वराब। विमल की आंखों में उत्तेजनापूर्ण चमक थी।
हरबंसलाल की पत्नी ने अपने भाई के बारे में जो कुछ बताया था उससे विमल को लगभग पूरा यकीन हो गया था कि उसके भाई हरि का ज़रूर किसी भारी बखेड़े से गहरा ताल्लुक था और उस बखेड़े से ताल्लुक रखता होने की वजह से वो परिचित लग रहा था। लेकिन बखेड़ा क्या था? हरि का क्या ताल्लुक था? और हरि का चेहरा उसे जाना पहचाना क्यों लग रहा था? इन तमाम सवालों का जवाब तो उसके पास नहीं था। अलबत्ता उसे ये ज़रूर महसूस हो रहा था कि उसके दिमाग में मच रहे विचारों के तूफान में कहीं कोई ऐसी बात ज़रूर थी जो उसकी पकड़ में नहीं आ पा रही थी। वह उसे पकड़ने की कोशिश करता मगर वो बार बार फिसलती जाती थी। साथ ही उसके मन में ये धारणा भी निरंतर मजबूत होती जा रही थी कि वो बात अपने आप में इतनी ज़्यादा अहम थी कि उसका याद आना बेहद ज़रूरी था। पता नहीं आपके पति कब लौटेंगे और यहाँ रुक कर इंतज़ार करना आपको और ज़्यादा तकलीफ़ में मैं देना नहीं चाहता। हाँ प्लीज़ एक गिलास पानी पिला दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। स्त्री कमरे से बाहर निकल गई। विमल अपने सफारी सूट की शर्ट का ऊपरी बटन खोलता हुआ फ़ौरन उठा। लपक कर मेंटल पीस से फ़ोटो उठाकर उसने बनियान के अंदर डाली और बटन बंद करके वापस कुर्सी पर बैठा। बाहर से देखने पर ज़रा भी पता नहीं चल रहा था कि उसने कोई चीज़ अंदर रखी है। स्त्री पानी का गिलास ले कमरे में लौटी। विमल खड़ा हो गया। उसने गिलास लेकर पानी पिया, धन्यवाद देकर कमरे से बाहर आ गया। स्त्री ने भी उसका अनुकरण किया। विमल ने दरवाज़ा खोला। आपको बेहद तकलीफ़ दी मैंने, माफ़ी चाहता हूँ। हरबंस जी जब भी आए उनसे कहिएगा कि ठंडा के ऑफिस में मुझे फ़ोन कर लें, मैं फ़ोन पर ही उनसे बात कर लूँगा। मेरा नाम आपको याद है ना? हाँ हाँ विमल। विमल ने सर हिलाकर हामी भरी और एक बार फिर धन्यवाद देकर बाहर निकल गया। स्त्री ने धीरे से दरवाज़ा बंद कर लिया। विमल तेजी से गेट से गुजरकर कार के पास पहुंचा। दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। बड़ी देर लगाई? पैसेंजर सीट पर मौजूद अजय ने पूछा। हरबंस लाल घर पर ही है? विमल ने इंजन स्टार्ट करके कार आगे बढ़ा दी। नहीं बॉस, उसने कार ड्राइव करते हुए जवाब दिया। जब से वो पुलिस स्टेशन से अपनी कार लेने गया है उसकी बीवी को कोई जानकारी उसके बारे में नहीं है, लेकिन उसका कहना है वो किसी भी समय वापस आ सकता है। तो फिर उसे इतनी देर कहाँ लग गई? मेरे हाथ एक तगड़ी जानकारी लगी है बॉस। विमल उसके सवाल का जवाब ना देकर उत्तेजित स्वर में बोला। क्या? विमल के चेहरे पर विवशतापूर्ण भाव उत्पन्न हो गए। अब ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो क्या है। अजय ने उसे घूरा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? ओ नो बॉस, आई एम फुल्ली सीरियस। खाक सीरियस हो? बिलीव मी बॉस। तो फिर बताते क्यों नहीं, क्या बात है? हरबंस लाल के ड्राइंग रूम में काफ़ी पुरानी फ़ोटो रखी थी। उसमें हरबंस लाल की पत्नी एक युवक के साथ मौजूद थी। उसका कहना था कि वो युवक उसका नकारा भाई है, लेकिन मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि चंद दिनों पहले वो आदमी खबरों में रहा है। उसकी फ़ोटो भी अखबार में छपी थी। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि कब और किस वजह से वो खबरों में रहा है। उफ, पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया। लेकिन तुम इसे तगड़ी जानकारी किस आधार पर कह रहे हो? वो आदमी फरार मुजरिम है बॉस, पुलिस को उसकी तलाश है। अरे इसका मौजूदा सिलसिले से क्या ताल्लुक? पता नहीं, ये तो उससे मिलने पर ही मालूम होगा। पहले उसी को पकड़ते हैं। क्या? हरबंस लाल की पत्नी का कहना है कि वो आज ही विराटनगर पहुंचा है। उसकी हालत इस कदर खस्ता थी मानो 2 वक्त का भरपेट खाना भी वो अपने लिए नहीं जुटा पा रहा था। हरबंस लाल उसे लिंक रोड पर स्टैंडर्ड बार में ले गया है। खुद हरबंस लाल को करीब 6:30 बजे वापस आ गया, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटा। हरबंस लाल की पत्नी का कहना है उसके भाई को उसके कुछ पुराने दोस्त वहाँ मिल गए थे और वहीं बैठा वो मुफ्त की शराब पी रहा होगा। हम बार में जाकर उसे पकड़ लेंगे। यकीन मानिए बॉस, हमें इतनी धांसू कहानी हाथ लगेगी कि आप इस सारे बखेड़े को भूल जाएंगे। विमल लिंक रोड की ओर कार दौड़ाने लगा। अजय नोट कर चुका था कि विमल वास्तव में पूर्णतः गंभीर था, लेकिन उसकी कई बातें उसे ढंग से समझ में नहीं आ रही थी। हम उस औरत के भाई को पकड़ेंगे, पर किस बिना पर? और फिर उसे पकड़ कर करेंगे क्या? अरे मैं बता चुका हूँ ना, वो फरार मुजरिम है। पुलिस को जोर शोर से उसकी तलाश है। उसे पकड़कर हम पूछताछ करेंगे और फिर उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। क्या इससे पुलिस की निगाहों में हमारी इज्जत नहीं बढ़ेगी? हमारी नेक नियति साबित नहीं होगी? इतना बड़ा कारनामा करने के बाद अगर हरबंस लाल की कार के डिग्गी में मौजूद लाश से आपका संबंध जोड़ भी दिया जाता है तो क्या पुलिस उसे नज़रअंदाज नहीं कर पाएगी?
अजय ने जवाब नहीं दिया। वो एक सिगरेट सुलगाकर खामोशी से हल्के हल्के कश लेता रहा। लगभग 10 मिनट बाद विमल ने स्टैंडर्ड बार के सामने कार जा रुकी। उसने अजय की ओर देखा। आपकी खामोशी से लगता है आप मेरी इस बात से खुश नहीं है बॉस। सच बात है विमल, अभी तक मुझे तुम्हारी कोई बात पल्ले नहीं पड़ी। क्यों? तुमने एक आदमी की फ़ोटो देखी, फ़ौरन तुम्हारे मन में कह दिया कि ये फरार मुजरिम है। अब तुम चाहते हो हम अंदर जाकर उसे दबोच लें। और इससे भी अजीब बात यह है कि उस आदमी के खिलाफ कोई सबूत होना तो दूर रहा, तुम्हें ये तक नहीं मालूम कि उस आदमी की पुलिस को किस मामले में तलाश है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन क्या आपको मुझ पर या मेरी याददाश्त पर भरोसा नहीं है? अब अजय जबरन मुस्कुराया। भरोसा है, पूरा भरोसा है। ठीक है, तुम्हारे साथ हूँ। बताओ उस आदमी का हुलिया। विमल ने अपनी शर्ट का बटन खोलकर बनियान के अंदर रखी मेंटल पीस से उठाई फ़ोटो निकाल कर उसके ओर बढ़ा दी। हुलिये का क्या करना है, आप फ़ोटो देख लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ यह आदमी फरार मुजरिम है और इसकी तस्वीर किसी स्थानीय अखबार में छपी थी। अजय फ़ोटो हाथ में लेकर डोम लाइट की रोशनी में उसे देखने लगा। उसकी निगाहें युवक के चेहरे पर केंद्रित थी। युवक का चेहरा परिचित प्रतीत हुआ। धीरे धीरे उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसके विचारपूर्ण भाव परिलक्षित होने लगे। फिर उसके होठों पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट खिंच गई। ये आदमी हमें बार में नहीं मिलेगा विमल। ये आप कैसे कह सकते हैं? हरबंस लाल की पत्नी ने तो यकीनी तौर पर बताया था यहीं मिलेगा वो। उसे असलियत की जानकारी नहीं है। असलियत? क्या? ये आदमी बार में नहीं है। फिर कहाँ है? उसके स्वर में उतावलापन था। बताता हूँ, ये वही आदमी है मेघदूत होटल के कंबल में लिपटी जिसकी लाश हरबंस लाल की कार की डिक्की में बंद है। विमल के चेहरे पर घोर अविश्वासपूर्ण भाव झलकने लगे। उसकी आंखों में व्याप्त उत्तेजनापूर्ण चमक और ज़्यादा गहरी हो गई। आप यकीनी तौर पर कह सकते हैं ये उसी आदमी की फ़ोटो है? ये ठीक है कि ये उसकी बरसों पुरानी फ़ोटो है, लेकिन होटल के कमरे में मैंने उसकी लाश का इतनी बारीकी से मुआयना किया था, मेरी आंखें उसे पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। अजय ने जवाब दिया। उसका स्वर गंभीर था और आंखें सोचपूर्ण ढंग से सिकुड़ी हुई थी। इसका मतलब मृतक हरबंस लाल का साला था? हाँ, और अब देखना ये है कि ये बात तस्वीर में कहाँ फिट बैठती है। जब वो मेघदूत होटल पहुंचा तो हरबंस लाल की कार उसके कब्जे में थी। आपको वो कार वहीं से मिली थी ना? विमल ने उसे टोक कर पूछा। उसकी जेब में होटल के पार्किंग लॉट द्वारा इशू किया गया पार्किंग टिकट था। मैंने सोचा उसकी लाश को हटाने के लिए उसी की कार इस्तेमाल करना और लाश के साथ साथ कार को भी होटल से दूर पहुंचा देना बेहतर होगा। उस वक्त इस बात की कोई जानकारी मुझे नहीं थी कि वो कार चोरी की है। वो चोरी की हो सकती थी या नहीं भी हो सकती थी। यानी हरबंस लाल ने जानबूझकर उसे अपनी कार इस्तेमाल के लिए दी थी और फिर जब पुलिस ने फ़ोन कर कार के बारे में इत्तला दी तो वो घबरा गया। उसने घर से बाहर आकर देखा और कार चोरी हो जाने की रिपोर्ट कर दी। पुलिस को धोखा देने की इस तरह की कोशिश करने का ये एक पुराना तरीका है। अगर वाकई ऐसा हुआ है तो इसका सीधा सा मतलब है हरबंस लाल को गड़बड़ का अंदेशा था, या फिर कम से कम इतनी जानकारी उसे ज़रूर थी कि मेघदूत होटल में कोई बखेड़ा हो सकता था। और उस सूरत में ये जानने के बाद उसका बौखला जाना लाजमी था कि उसकी कार मेरे कब्जे में कैसे आ गई, जबकि वो उसने अपने साले को दी थी। लेकिन हम नहीं जानते ना कि कार उसने दी थी। उसकी पत्नी ने तो बताया उसका पति और उसका भाई करीब 5 बजे स्टैंडर्ड बार गए थे। पति करीब 1.5 घंटे बाद अकेला वापस लौटा और उसने बताया कि हरी पूरी शाम एंजॉय करने के मूड में था। हो सकता है हरी के अपने दिमाग में पहले से कोई योजना रही हो और वो मौके की ताक में था। उसने इंतज़ार किया और जब हरबंस लाल अपने घर के अंदर चला गया तो वो चुपके से वापस लौटा और कार ले गया। इस बात की जानकारी उसे होगी ही कि कार घर के सामने खड़ी मिलेगी और उसकी चाबियां भी उसमें लगी होंगी। ऐसा भी हो सकता है? अजय ने पूछा। हरबंस लाल के साले का नाम तुमने हरी बताया था? हाँ, क्यों? ब्रजेश बरुआ की फ्रेंड कांता सबलाबाल के पति का नाम भी हरी था। ओह आई सी। कांता का कहना था कि उसने अपने पति को 10-15 साल से नहीं देखा था
और ना ही उसके बारे में कोई खबर मिली थी। वो समझती थी कि उसका पति मर चुका था। बकौल कांता उसका पति सजा याफ्ता था और उसने ये भी सुना था कि जेल से छूटने के बाद एक पेट्रोल पंप लूटने की कोशिश में उसे गोली लगी थी। तब तो शायद वो हरी यही आदमी था। हरबंस लाल की पत्नी ने तुम्हें और क्या बताया था? उसका कहना है कि बसों से उसे अपने भाई की कोई खोज खबर नहीं थी और अचानक उसका भाई आ गया। बॉस, उसकी नज़रों में उसका भाई नकारा और ना जाने कब क्या कुछ कर गुजरे किस्म का आदमी था, विमल ने कहा और फिर गहरी सांस ली। काश मैं उसका चेहरे के आधार पर उसे याद कर पाता बॉस। मैं जानता हूँ चंद दिन पहले ही मैंने उस आदमी की तस्वीर किसी अखबार में देखी थी। मैं ये भी जानता हूँ कि पुलिस को हाल ही में हुए किसी बड़े ही संगीन जुर्म के मामले में उसकी जोर शोर से तलाश है। मत भूलो मैं भी प्रेस रिपोर्टर हूँ। अखबार और खबरों की दुनिया की जानकारी मैं भी रखता हूँ, अजय ने रूखे स्वर में बोला। और ये तो हो सकता है कोई मामूली खबर मेरी निगाहों से बच जाए, लेकिन कोई बड़ी या महत्वपूर्ण या फिर कोई सनसनीखेज खबर मेरी निगाहों में आए बगैर नहीं रह सकती। तुम बार बार जिस बड़े ही संगीन जुर्म का हवाला दे रहे हो ना, वो कम से कम इस शहर में तो हुआ नहीं है। मैंने तो ये नहीं कहा कि वो यहीं हुआ है, विमल बोला। फिर कहाँ हुआ है? यही तो याद नहीं आ रहा ना। आप उस आदमी के बारे में बताइए, शायद कुछ याद आ जाए। मैं खुद कुछ खास नहीं जानता। जब मैं होटल में पहुंचा वो मरा पड़ा था और वैसे उसका पूरा नाम हरिहर नाथ गुप्ता था। नाम से कुछ याद आया तुम्हें? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं? हरबंस लाल की पत्नी ने उसका पूरा नाम नहीं बताया था। वो कोई और नाम भी इस्तेमाल कर रहा हो सकता है, खास तौर पर इसलिए कि वो सजा याफ्ता था। हाँ, ऐसा हो सकता है, अजय ने सहमति सूचक सर हिलाया। ये भी तो हो सकता है। प्रत्यक्षता कांता को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वो हाल ही में किसी अपराध में शामिल रहा था और पुलिस को उसकी तलाश थी। अगर उसे पता होता तो शायद उसने कोई और ही कदम उठाना था। हालांकि उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, असलियत यही रहनी थी, वो मर चुका था और उसे शूट करने वाली उसकी अपनी बेटी थी। खैर, इसे छोड़ो। सवाल तो ये है कि अब हम कहाँ जाएं, हरबंस लाल को कहाँ ढूंढें? खुद को उसके स्थान पर रखकर सोचते हैं। लंबी खामोशी के बाद विमल हिचकिचाता सा बोला, मान लीजिए हरिहर ने हरबंस लाल को बता दिया था कि वह मुसीबत में था, पुलिस से बचता फिर रहा था, उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। अब वो मेघदूत होटल जाकर अपनी पत्नी से कुछ रकम ऐंठना चाहता था। मैं समझता हूँ होटल जाने का उसका मकसद भी शायद यही रहा होगा। अजीब सी बात है। कैसे? अगर हरिहर आज ही शहर में पहुंचा था और बकौल कांता बरसों से उनका आपस में कतई कोई संपर्क नहीं रहा था, और आपने बताया ना कांता आज ही शाम बम्बई से यहाँ आई थी, तो फिर हरिहर होटल में उससे मिलने कैसे जा पहुंचा? उसे कांता के वहाँ होने के बारे में कैसे पता चला? खुद कांता को भी इस बात की हैरानी थी कि हरिहर को उसके बारे में पता कैसे चला, लेकिन लाश की तलाशी लेने पर मुझे उसकी जेब से कल के अखबार की कटिंग मिली। उसमें कांता की बेटी की तस्वीर उसके होने वाले पति के साथ छपी हुई थी और तस्वीर के नीचे दिए समाचार में छपा था कि कांता ने आज शाम प्लेन द्वारा बम्बई से आना था। समझे कितना ज़बरदस्त इत्तेफाक था? हरिहर ने उसी इत्तेफाक का फ़ायदा उठाना चाहा। ठीक है, विमल बोल रहा। अब वापस हरबंस लाल की ओर लौटते हैं। हम मान कर चल रहे हैं कि उसने अपनी कार हरिहर को दे दी थी ताकि वो मेघदूत होटल जाकर अपनी पत्नी से रकम ऐंठने की कोशिश कर सके। फिर जब पुलिस ने कार एक्सीडेंट के बाद उसकी कार के बारे में उसे फ़ोन किया तो वो समझ गया ज़रूर कोई गड़बड़ थी। उसने फ़ौरन कह दिया कि उसकी कार चोरी हो गई, मगर गड़बड़ क्या हुई इसकी कोई जानकारी तब तक भी उसे नहीं थी। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद भी उसे सिर्फ इतना ही पता चला कि उसकी कार एक प्रेस रिपोर्टर के कब्जे में पाई गई थी। लेकिन इस सारे सिलसिले में हरिहर का कोई निशान मिलना तो दूर रहा, उसका कहीं जिक्र तक नहीं आया। इस हालत में हरबंस लाल क्या कर रहा था? खुद को इन्वॉल्व किए बगैर उसके बारे में पूछताछ तो वो कर नहीं सकता था। तो क्या इस वक्त वह सोच सोच कर पागल नहीं हुआ जा रहा होगा कि आखिर हरिहर कहाँ चला गया, मेघदूत होटल में क्या हुआ, और ख़ास तौर पर जब उसकी कार आपके पास कैसे आई? मेरा मतलब ये है कि इतना सब हो चुकने के बाद क्या करेगा वो? आप सोचें सर, सीधा घर जाकर आराम से सो जाएगा। हम जानते हैं ना
पुलिस स्टेशन से सीधा वो अपने घर नहीं गया। लेकिन तुमने जितनी बातें कही हैं उसमें से एक भी ऐसी नहीं है जिसमें मेरी मुख्य समस्या पर खास फर्क पड़ता हो। मेरे लिए तो हालत वैसे के वैसे ही है। मेघदूत होटल के कंबल में लिपटी लाश अभी भी शहर में इधर से उधर घूम रही है, एक ऐसी कार की डिग्गी में बंद जिसके बारे में पुलिस जानती है। मैं उसे ड्राइव कर रहा था। मेरे लिए अभी भी उस लाश का पाना निहायत ज़रूरी है। मुझे हर कीमत में वो लाश वापस चाहिए। मैं भी आपसे सहमत हूँ बॉस, मगर क्या किया जाए। लाश को वापस पाने के लिए पहले हमें हरबंस लाल का पता लगाना ज़रूरी है। लेकिन उसका पता कैसे लगेगा, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अगर हमें पता चल जाए कि हरिहर किसी मुसीबत में फंसा हुआ था और पुलिस को क्यों उसकी तलाश थी, तो इस काम में हमें मदद मिल सकती है। विमल मत व्यक्त करते हुए बोला, हो सकता है विराटनगर में हरिहर के साथी मौजूद रहे हों। हरबंस लाल को उसकी जानकारी हो, वो उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो, ये उम्मीद में कि हरिहर खुद मिल जाए या फिर पता लग जाए उसका क्या हुआ। तुम बार बार क्यों कह रहे हो कि तुम्हें हरिहर का चेहरा जाना पहचाना लगता है? क्योंकि तुम्हारा विचार है कि तुमने उसकी तस्वीर अखबार में छपी देखी थी। उसका ताल्लुक किसी संगीन जुर्म से था। इसका सही और मुकम्मल तौर पर पता लगाने का एक ही तरीका है। तुम अपने पेपर के मोर्ग में जाओ। मुल्क के हर शहर से निकलने वाले लगभग सारे अखबार वहाँ आते हैं। शहर से बाहर के पिछले चंद दिनों के तमाम अखबार छान मारो, तब इस बात का पता लग जाएगा। लग तो जाना चाहिए। मुझे खुद पर खीज आ रही है। आज मेरी याददाश्त को क्या हो गया, आप भी जानते हैं। खास खबर में रहे किसी चेहरे को मैं कभी भूलता नहीं। अब यहाँ बैठे रहकर इस बात पर कलपते रहने से कोई फ़ायदा है? तुम बार बार दमदार ढंग से जिस बात का दावा कर रहे हो उसकी सच्चाई जानने के लिए बेहतर होगा ऑफिस जाकर मोर्ग में सर खपाओ। विमल ने बेमन से इंजन स्टार्ट किया और चुपचाप कार ड्राइव करने लगा। मैं समझता हूँ, अजय ने कहा। हरबंस लाल के निवास स्थान पर एक बार और निगाह डाल लेनी चाहिए। हो सकता है वो घर आ गया हो। यस सर, विमल ने सर हिलाकर सहमति दी। वो वापस मानिकलाल रोड पहुंचे। हरबंस लाल के घर में अभी भी पूर्ववत रोशनी थी और अंदर से किसी हलचल का कोई आभास नहीं मिल रहा था। एम्बेसडर भी वहाँ नहीं थी। अब ऑफिस चलें बॉस? वहाँ तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। आप कहाँ जाएंगे? घर। तो मुझे ड्रॉप करते हुए चले जाना। विमल पार्क स्ट्रीट की और कार ड्राइव करने लगा। लेकिन बॉस, जहाँ तक मैं समझता हूँ ना, हरिहर के बारे में जानकारी हासिल करने में ज़्यादा वक्त मुझे नहीं लगेगा। थोड़ी छानबीन के बाद ही वो अखबार मुझे मिल जाएगा जिसमें उसकी फ़ोटो छपी थी। फिर आप घर क्यों जाना चाहते हैं? मुझे लगता है जिस तरह मैं हरबंस लाल से मिलने के लिए बेचैन हो रहा हूँ, उसी तरह इस वक्त वो भी मुझसे संपर्क करने के लिए मरा जा रहा होगा। ऐसा तो उसी हालत में मुमकिन है, बशर्ते कि वो जानता है कि आज रात उसकी कार हरिहर के पास थी। यानी उसने जानबूझकर कार उसे दी थी और अब वो हरिहर के लिए फ़िक्रमंद है कि वो कहाँ गायब हो गया और उसकी कार आपके हाथ कैसे लगी। यही मैं दूसरे ढंग से सोच रहा हूँ। मान लो हरिहर ने इस मामले में अपने जीजा को राजदार नहीं बनाया था और मुमकिन है इस शहर में वाकई उसके दूसरे दोस्त मौजूद रहे थे जिन्हें पता था कि वो कार चुराकर मेघदूत होटल जाएगा। तो हो सकता है वे भी उसके रकम लेकर वापस लौटने का इंतज़ार कर रहे हों और कई घंटे गुजर चुके होने के बावजूद अब उन पर यह फ़िक्र सवार हो गई होगी कि आखिर हरिहर चला कहाँ गया, वापस क्यों नहीं आया। ऐसी हालत में वो मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उन्हें कैसे पता चला होगा ये बात? विमल ने असमंजसता पूर्वक पूछा। हरिहर के गायब हो जाने या वापस ना लौटने से आपसे कैसे संबंध? मत भूलो, रात 11 बजे के समाचारों में साफ बताया गया था। अजय उसे याद दिलाता हुआ बोला। थंडर का प्रेस रिपोर्टर अजय कुमार हरबंस लाल नामक एक आदमी की चोरी की कार सहित पकड़ा गया था। आज हरिहर के दोस्तों को मालूम रहा था कि वो उस कार का इस्तेमाल करने वाला था और उनमें से किसी ने भी ये समाचार सुन लिया था, तो वो फ़ौरन समझ गए होंगे ना, ज़रूर कोई तगड़ा लफड़ा हो गया है और उस लफड़े का जिसका ताल्लुक हरिहर से था उतना मुझसे भी है। अब क्योंकि हरिहर तो उनसे मिलने से रहा, इसलिए हो सकता है वो मेरे बारे में पता करना चाह रहे होंगे ना। बात तर्कपूर्ण थी और इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता था।
आप ठीक कहते हैं बॉस। शेष रास्ता वो खामोशी से कार ड्राइव करता रहा। अजय ने सिगरेट सुलगाया और लाश वापस पाने के बारे में सोचने लगा। लगभग 15 मिनट बाद वो पार्क स्ट्रीट पहुंचे। विमल ने उस बहुमंजिला इमारत के सामने कार रोक दी, जिसके चौथे खंड पर अजय का फ्लैट था। हरिहर के बारे में जानकारी मिलती मैं आपको फ़ोन करूँगा, विमल ने कहा। ठीक है, तुम ऑफिस में ही रहना। अगर तुम्हारा फ़ोन आने से पहले कोई और बात सामने आती है तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूँगा। ओके बॉस। अजय ने कार से उतरकर दरवाज़ा बंद कर दिया। विमल कार लेकर चला गया। अजय इमारत में दाखिल हुआ। उसे याद आया कि उसके फ्लैट की चाबी वो नीलम को देने की हिदायत के साथ चौकीदार को दे गया था। वो वॉचमैन केबिन के सामने रुका। कुर्सी पर बैठा ऊँघता चौकीदार उसके कदमों की आहट पाकर सजग हो गया। अरे बाबू, आपकी चाबी मैंने मैडम को दे दी थी। अजय समझ गया नीलम उसके फ्लैट में इंतजार कर रही थी। शाम का प्रोग्राम चौपट हो जाने की वजह से वो गुस्से में भरी बैठी होगी और उसे देखते ही बम की तरह फट पड़ेगी। वो किस वक्त आई थी? अब सही टाइम तो हमें याद नहीं है। 11 बजे वाली खबरें रेडियो पर आ चुकी थी। उनमें आपके एक्सीडेंट और गिरफ्तारी की बात भी बताई गई। खबरों के 20 से 25 मिनट बाद ही आ गई थी वो। अजय चकराया। ये ठीक था कि नीलम मूडी किस्म की लड़की थी, लेकिन उसके इतनी देर से और बेवक्त आने की कोई मुनासिब वजह उसकी समझ में नहीं आ सकी। मैडम ने कुछ कहा था? हाँ जी, आपके बारे में पूछा था। मैंने आपकी हिदायत के मुताबिक चाबी सौंप दी उनको। लेकिन साहब, वो ना बड़ी घबराई हुई थी और आपसे फ़ौरन मिलने के लिए बड़ी बेचैन नज़र आती थी। ठीक है, जाकर देखता हूँ। मन ही मन आशंकित अजय तेज़ी से आगे बढ़ा और लिफ्ट में सवार हो गया। चौथे खंड पर पहुंचकर वह लिफ्ट से निकला। कॉरिडोर से गुजरकर अपने फ्लैट के सामने जा पहुंचा। बंद दरवाजे के नीचे बनी झिरी से रोशनी की पतली सी लकीर बाहर झांक रही थी। दरवाज़ा खोलकर भीतर कदम रखते ही अचानक उसे ठिठक जाना पड़ा। सामने सोफा चेयर पर कांता सभावाल मौजूद थी। कांता सभावाल फौरन उछल कर खड़ी हो गई। हो गॉड, तुम आ गए अजय। वो बाहें फैलाए लड़खड़ाती सी उसकी ओर बढ़ी। उसके सफ़ेद पड़े तनावपूर्ण चेहरे पर व्याकुलता और उत्तेजना के मिले जुले गहन भाव थे। आंखों से डर साफ झलक रहा था और होठ धीरे धीरे कांप रहे थे। उसकी हालत देखकर लगता था कि मानो किसी भी क्षण हार्ट अटैक हो सकता था। उसकी सर्वथा अप्रत्याशित मौजूदगी ने एक संक्षिप्त पल के लिए अजय को भी हैरान कर दिया था, लेकिन फिर वो लगभग फौरन ही सामान्य हो गया। क्या हुआ कांता जी? कांता ने जवाब नहीं दिया। वो बाहें फैलाए उसके एकदम पास पहुंच गई। अजय ने उसकी बाहें मजबूती से थाम ली। कांता ने अपने जिस्म का भार उस पर डालते हुए अपना सर उसके कंधे पर रखा और जोर जोर से सिसकने लगी। अजय ने उसे चुप कराने या स्वयं से अलग करने का कोई प्रयास नहीं किया। उसकी निगाहें सेंटर टेबल पर जमी थी, जहाँ उसकी मनपसंद विस्की, पीटर स्कॉट की बॉटल और एक खाली गिलास रखे थे। उसे याद था फ्लैट से जाने से पहले वे दोनों चीज़ें वहाँ नहीं थी। बोतल फ्रिज में रखी हुई थी और ग्लास किचन में था। उसे ये भी याद था कि बोतल करीब 3/4 भरी हुई थी, जबकि इस वक्त उसमें मौजूद विस्की का लेवल पहले के मुताबिक 3 इंच से भी ज़्यादा कम नज़र आ रहा था। कुछ देर उसी तरह खड़े रहने के बाद अजय ने उसे स्वयं से अलग किया और उसकी पीठ में हाथ डालकर सहारा देते हुए ले जाकर वापस कुर्सी पर बिठाया। क्या हुआ कांता जी? आप इस कदर घबराई हुई क्यों हैं? विक्की का पता चला? वो ठीक तो है? वो चंद सेकंड बैठी सिसकती रही, फिर आंखें पोंछकर अजय की ओर देखा और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, विक्की? हाँ, वो तो बिल्कुल ठीक है। उसने कुर्सी की पुष्ट से पीठ सटा ली। गहरी नींद में सोई पड़ी है। मैंने उसे नींद लाने वाली 2 गोलियां खिला दी थी और उसे पूरा यकीन दिला दिया था कि सब ठीक हो गया है। उसे किसी भी किस्म की कोई फिक्र करने की कतई ज़रूरत नहीं है। उसने गहरी सांस ली। आजकल की नई पीढ़ी अजीब है, हर मामले में वो अपने अलग नज़रिए से देखती है। उसने आपसे इस बारे में पूछताछ तो की होगी? कोई ख़ास नहीं। असलियत ये है कि उसे सुनाने के लिए जो कहानी मैंने गढ़ी थी, सही मायने में उसे सुनाने का पूरा मौका तो मुझे मिला ही नहीं। क्यों? विक्की उस खौफनाक हादसे को भूल जाना चाहती थी, अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना चाहती थी। हाँ, होटल वापस लौटने के बाद मुझसे मिलते वक्त शुरू में उसकी हालत ज़रूर ऐसी रही थी कि मानो उसे हिस्टीरिया का दौरा पड़ रहा था, लेकिन मेरी तसल्ली देने और समझाने के बाद वो शांत हुई तो उसे मानना पड़ा कि सचमुच चमत्कार हो गया।
और वो चमत्कार तुम हो अजय। जब उसने बेडरूम में जाकर देखा और लाश या उसका कोई निशान वहाँ पर नज़र नहीं आया तो उसे पूरा यकीन हो गया। मैं समझती हूँ उसे वो सारा सिलसिला किसी भयानक सपने की तरह नजर आने लगा था। नींद की 2 गोलियां खाने के बाद वो सो गई। अब सुबह जाकर सोकर उठेगी तो शायद सब भूल चुकी होगी। शायद उसे यकीन ही ना आया है कि जो हुआ वो हकीकत भी थी। फिलहाल उसकी ओर से मैं बेफिक्र हो गई हूँ बिल्कुल। अजय दरवाज़ा बंद करके उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। तो ये ठीक ही हुआ, कम से कम विकी का मसला तो सही ढंग से हल हो ही गया, उसकी फिक्र तो ख़त्म हुई आपको। लेकिन हमारी मुसीबत अभी पूरी तरह टली नहीं है। ये तुम कह रहे हो? मैं जानना चाहती हूँ क्या हुआ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा और डर के मारे मेरी जान सूख रही है। मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। मेरा तुमसे बात करना बेहद ज़रूरी हो गया था और मेरे सामने कोई चारा नहीं था। वो अपनी ही रॉ में कही जा रही थी। ये ठीक है, विकी सही सलामत लौट आई है और चैन से पड़ी सो रही है। फिर भी उसे अकेली छोड़कर मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर मैं यकीनी तौर पर जानना चाहती थी। बताओ ना क्या हुआ। अजय ने बेचैनी से अपनी कुर्सी से पहलू बदला। लाश गुम हो गई है। क्या? कांता बुरी तरह चौंकी। इससे पहले कि लाश के बारे में किसी और को पता चले, अजय शांत स्वर में बोला, अगर उस एम्बेसडर का पता लग जाता है जिसकी डिग्गी में लाश बंद है और मैं उसे दोबारा हासिल करने में कामयाब हो जाता हूँ तो हम अभी भी बच सकते हैं। साफ साफ बताओ बात क्या है। लाश किसी और के कब्जे में पहुंच गई है। लाश किसी और के कब्जे में पहुंच गई है? वो लगभग चिल्लाती सी बोली। उसके चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित अविश्वासपूर्ण भाव थे। ये कैसे हो गया? मैंने हर मुमकिन एहतियात बरती थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में एहतियात बरतना तो दरकिनार रहा, सोचा तक नहीं जा सकता। बस एन वक्त पर ऐसी एक अप्रत्याशित घटना हो गई और सब गड़बड़ हो गया। अजय ने कहा और फिर तनिक रुक कर बोला, मेरा ख्याल था इस सब का अनुमान तो आप भी लगा चुकी होंगी। मैं? वो कैसे? आपने रेडियो पर समाचार नहीं सुने? कौन से समाचार? रात के 11 बजे वाले? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। अच्छा, तो मेरा ख्याल था कि समाचार सुनकर ही आप इतनी ज़्यादा डर गई थी। मैंने कहा तो है कि समाचार नहीं सुने। तो फिर आपके यहाँ आने की वजह क्या थी? एक टेलीफोन कॉल? कौन सी टेलीफोन कॉल? अजय ने असमंजसता पूर्वक उसे देखा। विकी के सही सलामत लौट आने और उसे नींद की गोलियां खिलाकर सुलाने के बाद मैं निश्चिंत हो गई कि सारी मुसीबत टल गई थी। वो गहरी सांस लेकर बोली। सोफ़ा चेयर में पसरी मैं विकी की शादी की बाकी बची तैयारियों के बारे में सोच रही थी कि अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने ये सोचकर कि तुम्हारा फ़ोन था और तुम सारा काम सही ढंग से निमट जाने की सूचना देना चाहते थे, फ़ौरन रिसीवर उठा लिया। लेकिन तुम्हारे बजाय मुझे किसी अजनबी की आवाज़ सुनाई दी और उसने 1 लाख रुपए की मांग की। मैं समझ नहीं सकी क्या जवाब दूँ। मैंने उसे टालने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर वो... अचानक अजय का चेहरा कठोर हो गया। उसने किस लिए 1 लाख रुपए मांगे थे? वो उसकी बात काटते हुए बोला। जो कुछ उसने कहा था वो सब साफ साफ बताओ। ओ, उसके सही शब्द तो मुझे याद नहीं। मैं एकदम से इस कदर हैरान और परेशान और डर गई थी कि मैं बयान नहीं कर सकती। आपको जो भी याद है आप प्लीज़ मुझे बताएं, उसने पूछा। तुमने और उस प्रेस रिपोर्टर ने मिलकर हरिहर को कहाँ गायब कर दिया है? फिर वो मुझे गालियाँ बकने लगा और धमकी दी, अगर मैंने तुम्हें इस बारे में बताया तो मुझे बुरी तरह पछताना पड़ेगा। फिर कहा फ़ौरन 1 लाख रुपए का इंतज़ाम कर दो और ये रकम उसे आज रात ही चाहिए। लेकिन रकम की मांग उसने किस आधार पर की? उसका कहना है कि जिस चीज़ की मुझे तलाश थी वो उसके पास है। हरिहर ने मुझसे मिलने आने से पहले वो चीज़ उसे सौंप दी थी। अगर मैंने आज रात 1 लाख रुपए उसे नहीं दिए तो वो चीज़ मुझे कभी नहीं मिलेगी और सारा राज फाश हो जाएगा। क्या है वो चीज़? मैं नहीं जानती। उसने नहीं बताया? नहीं। तो आपने पूछा तो होगा। मैंने उससे कहा था मैं नहीं जानती वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। इस पर वो जोर से हंसा और कह दिया कि मैं खुद ही अनुमान लगा सकती हूँ। अजय किसी गावदी की भांति उसे देख रहा था। आप अनुमान लगा सकती हैं? हो नो। रकम के बारे में आपने क्या जवाब दिया?
मैंने साफ कह दिया कि 1 लाख रुपया ना तो मेरे पास है और ना ही मैं इंतज़ाम कर सकती हूँ। उसने रकम का इंतज़ाम करने के लिए मुझे 3 घंटे का समय दिया था और फिर उसने बोला, अपने यार प्रेस रिपोर्टर को पकड़ो, रकम का इंतज़ाम करने में वो तुम्हारी मदद करेगा। वो इसी शहर में रहने वाला है, बड़े और पैसे वाले लोगों से उसके ताल्लुकात हैं। इतनी रकम वो आसानी से पैदा कर सकता है। याद रखो, इस मामले में तुम्हारे साथ वो भी गले तक फंसा हुआ है और ये भी वो अच्छी तरह जानता है जो चीज़ मेरे पास है वो इस रकम से कई गुना ज़्यादा कीमती है। अजय के चेहरे पर बेहद उलझन भरे भाव थे। मैं नहीं समझता, वो यूं बोला मानो खुद से कह रहा था। फ़ोन करने वाला हरबंस लाल था और लाश के बारे में बात कर रहा था। फिर उसकी ओर देखा। आपको अच्छी तरह याद है, उसने कहा था उसके पास कोई ऐसी चीज़ है जो हरिहर ने आपसे मिलने आने से पहले उसे दी थी। हाँ, उसने तो ऐसे ही बोला था। इतना ही नहीं, उसकी बातों से तो ये भी लगता था कि उसे यकीन था कि जिस बारे में वो बात कर रहा था उसकी पूरी जानकारी मुझे है। फिर जब मैंने फ़ोन रख दिया तब मुझे एहसास हुआ कि उसे तो ये भी पता नहीं होना चाहिए था कि हरिहर से तो मैंने बात तक नहीं की थी। वो महज अंदाज़ा लगा रहा था कि हरिहर से मेरी बात हुई थी। जो उसने फ़ोन पर कहा था उसके बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ। तो आपने आखिर में क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि रकम का इंतज़ाम करने की कोशिश करूँगी और इसके लिए मुझे होटल से बाहर जाना पड़ेगा। मैंने उसे तुम्हारा टेलीफ़ोन नंबर दे दिया। इसके अलावा कुछ और मुझे सूझ ही नहीं रहा था। मुझे डर था कि कहीं वो होटल में ना आ जाए और विक्की को जगा दे, या फिर वो दोबारा वहाँ फ़ोन करे और विक्की जाग जाए तो सारे किराए पर पानी फिर जाएगा। साथ ही मैंने ये भी सोचा कि रकम का इंतज़ाम करने में भी तुम मेरी मदद कर सकते हो। कैश और ट्रैवलर्स चेक्स के रूप में रकम तो मेरे पास काफ़ी है, लेकिन बेटी की शादी सरपा होने की वजह से फ़िलहाल 20,000 रुपये से ज़्यादा मैं स्पेयर नहीं कर सकती और ये रकम मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। उसने कुर्सी के बगल में रखे अपने हैंडबैग की ओर इशारा किया। इसमें है, बाकी रकम का इंतज़ाम तुम कर दो। मैं तो अभी तुम्हें प्रोनोट लिख दूँगी और 2 दिन बाद बम्बई से पैसा मंगाकर वापस लौटा दूँगी। तो मेरी मदद करोगे ना? ये तुम्हारा अपना शहर है, इतने रसूख तो तुम्हारे होंगे कि रात में इस वक्त भी कैश का इंतज़ाम कर सको। मदद करने से मुझे इनकार नहीं है, लेकिन क्या? सवाल ये है कि 1 लाख रुपए के एवज में हमें मिलेगा क्या? इस रकम के बदले में हमें जो चीज़ वो देगा है क्या वो? ये मैं नहीं जानती। फिर क्यों आप 1 लाख रुपए का इंतज़ाम करने के और उसे देने के बारे में सोच रही हैं? 1 लाख रुपए का रिस्क लेना चाहती हैं आप? क्यों? इसलिए कि मैं इस मामले को दूसरे नज़रिए से देख रही हूँ। मतलब, इस रकम से मैं अपनी बेटी के भविष्य की खुशियाँ और सुख खरीदना चाहती हूँ। वो कैसे? हरिहर द्वारा दी गई कोई चीज़ फ़ोनकर्ता के पास है या नहीं, और अगर है भी तो क्या है, ये हम सब नहीं जानते। लेकिन उसकी बातों से कम ये तो साफ ज़ाहिर है कि वो जानता है कि हरिहर आज शाम मुझसे मिलने आया था। अब हम उसे रकम नहीं देते हैं तो अपनी धमकी के मुताबिक वो सारा राज फाश कर देगा, यानी सब कुछ अखबारों में छपवा दिया जाएगा। और ये ना सिर्फ हमारे बल्कि तुम्हारे हक में भी बुरा होगा, क्योंकि वो जानता है तुम भी इसमें मेरे साथ इन्वॉल्व हो। इसलिए उसे रकम देकर उसका मुंह बंद करने में तुम्हारा भी फ़ायदा है। और फिर मैं तुम पर भी कोई बोझ तो डाल नहीं रही, सिर्फ 2 दिन के लिए रकम उधार ले रही हूँ, वो भी इस वजह से कि बेटी की शादी सर पर है। वरना मैं खुद ही सारी रकम उसे दे देती। तो मुझ पर जो एहसान कर चुके हो उसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकूंगी। बस ये आखिरी मदद और कर दो प्लीज़। इस नई पैदा हो गई स्थिति ने अजय को बड़ी भारी उलझन में डाल दिया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। देखिए, मैं मानता हूँ आज के महंगाई के ज़माने में 1 लाख रुपए को बहुत मोटी रकम का दर्जा नहीं दिया जा सकता, लेकिन इतनी मामूली रकम भी वो नहीं है कि किसी की धमकी या ब्लफ में आकर चुपचाप आंखें मीच कर उसे सौंप दी जाए। हमें इस मामले में इत्मीनान से सोचकर विचार करना चाहिए। फ़ोनकर्ता ने जो कहा है उससे ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि वो जानता है कि हरिहर मर चुका है। न न नहीं, मैं भी ऐसा नहीं समझती। उसके सही शब्द तो मुझे पूरी तरह याद भी नहीं है, लेकिन इतना ध्यान है, उसने पूछा था कि हमने हरिहर को कहाँ गायब कर दिया था। और इसका पूरे तौर पर ये मतलब नहीं निकाला जा सकता कि उसे मालूम है कि हरिहर मर चुका है, लेकिन बकौल फ़ोन करता उसके पास हरिहर की कोई चीज़ है जिसे वो आपको बेचना चाहता है।
अजय विचारपूर्वक करके बोला। इससे लगता है कि उसे उम्मीद नहीं है कि हरिहर वापस आकर उससे अपनी वो चीज़ मांगेगा। तो तुम्हारा मतलब है? वो हकलाती सी बोली। वो जानता है कि हरिहर मर चुका है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। वो चीज़ हमें बेच रहा है।